नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। मैं दिलीप कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप जी अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है वो क्लास 12 का जो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रक्त संबंध जाति एवं वर्ग का 50 VBI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इतना ऑब्जेक्टिव करने से एक भी सवाल जो है इस चैप्टर से छूटने की संभावनाएं नहीं बनती हैं। तो बिना टाइम गवाए जो है हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, कहता है महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है, यानी कि महाभारत के रचनाकार किसे कहा जाता है, यानी किसे माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, वानवट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, महाभारत की रचना जो हुआ है वो संस्कृत भाषा में हुआ। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा, वाल्मीकि जो है वो रामायण लिखे। क्या लिखे? रामायण। ये भी आपको याद रखना है, रामायण। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला जा रहा है तो महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था, यानी महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो दो पक्षों में हुआ था। कितने पक्षों में? दो पक्षों में। एक के पास था कौरव, यानी कौरव पक्ष, कौरव, और दूसरा पांडव। याद रखिएगा, कौरव जो थे 101 थे कुल और पांडव 5 थे। ये भी आपको याद रखना। यहाँ पर महाभारत के युद्ध है किनके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता है महाभारत की रचना मुख्यतः किस भाषा में हुई? अभी जस्ट बता गए कि महाभारत की रचना जो हुआ था वो मुख्यतः जो है वो संस्कृत भाषा में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। कहता महाभारत का वर्तमान स्वरूप लगभग कब तक तैयार हुआ? तो महाभारत का वर्तमान स्वरूप जो लगभग तैयार हुआ वो 1200 ईस्वी के आसपास में तैयार हुआ। 1200 ईस्वी के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोला जा रहा है पितृवंशीय व्यवस्था के वंश किसे चलाता है? यानी पितृ का मतलब होता है पिता। पितृ माने क्या होता है? पिता होता है। तो पितृ जो व्यवस्था है उसमें सरकार जो है कि वंश जो है, सरकार बोलते हैं वंश जो है वो किसने चलाते हैं? क्या बोलते हैं? वंश किसने चलाते हैं? तो यहाँ पे देखिए माता से, पिता से, बहन से, पत्नी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता मातृवंशीय व्यवस्था में वंश किससे चलता है? तो मातृवंश में माता से चलेगा। क्या चलेगा? माता से। मातृ माने माता होता है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, माता। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता प्राचीन भारतीय समाज में विवाह की समानता स्त्री किसके घर जाती है? यानी प्राचीन व्यवस्था में विवाह के स्वरूप जो है वो स्त्री जो है वो किसके घर जाती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिता के घर, पति के घर, भाई के घर, मामा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पति के घर। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता महाभारत में पांडवों की संख्या कितनी थी? महाभारत में पांडवों की संख्या कितनी थी? तो महाभारत में पांडवों की संख्या 5 थे। कौन कौन से? भीम थे, अर्जुन थे, नुकुल थे, नुकुल, सहदेव और एक थे युधिष्ठिर। तो ये 5 थे। कितने थे? 5। याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सी। और एक बात याद रखिएगा, पांडवों के पिता कौन थे? तो पांडु थे। कौन थे? पांडु। ये भी बात आपको याद रखनी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। पांडवों की माता का नाम क्या है? यानी कि पांचों पांडव की माता कौन थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुंती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। कहता है कौरवों की माता कौन थे? कौरवों की माता कौन थे? तो कौरवों की माता जो थे वो गंधारी थे। क्या थे? गंधारी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है। कहता है द्रौपदी का विवाह किससे हुआ था? तो यहाँ पे समझिए पांचों पांडवों से जो है द्रौपदी का विवाह हुआ। पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह जो होता वो पांचों पांडवों से होता। पांचों पांडवों से। याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। कहते केवल अर्जुन से, पांचों पांडवों से, केवल युधिष्ठिर से,
कृष्ण से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पांचों पांडवों से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं द्रौपदी के पिता कौन थे। द्रौपदी के पिता, द्रौपदी के पिता जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है समझना है, और द्रौपदी जो थे वो पांचों पांडवों के क्या थे, पत्नी भी हुआ करते थे, पांचों पांडवों के पांडव, ये भी आपको याद रखना है, अभी जस्ट बताएं। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है द्रौपदी के पिता कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुपद। कौन थे, ध्रुपद थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, तो अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था। अर्जुन के पुत्र, तो अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु था, अभिमन्यु। अभिमन्यु, और महाभारत के युद्ध में ये जो है वो संघर्ष करता रहा और लड़ता भी रहा था। तो अर्जुन के पुत्र जो थे अभिमन्यु, अभिमन्यु जो है बोलो तो महाभारत के युद्ध में एकदम अकेला पड़ गया था, एकदम क्या पड़ गया था, अकेला, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या, कहते अभिमन्यु की माता कौन थी। अभिमन्यु की माता कौन थी, यहाँ पे देखिए द्रौपदी, सुभद्रा, उसके कुंती, गंधारी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुभद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहते धृतराष्ट्र किसके पिता थे। तो धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे। किसके, कौरवों के पिता थे, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और याद रखिएगा कौरवों में सबसे बड़ा जो थे वो दुर्योधन थे। क्या थे, दुर्योधन। और धृतराष्ट्र जो थे एक आंख से जो अंधे भी थे, यानी अंधे थे। क्या थे, अंधे, समझे कि नहीं, याद रखिएगा, एक आंख से नहीं, अंधे थे पूरे दोनों आंख से, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है हस्तिनापुर किस वंश की राजधानी थी। हस्तिनापुर किस वंश की राजधानी थी। तो यहाँ पे देखिए मौर्य वंश, कुरु, गुप्त, सतवाहन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुरु। कुरु का राजधानी जो था वो हस्तिनापुर था। क्या था, हस्तिनापुर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, और कुरु के क्षेत्र में ही आपके क्या महाभारत की लड़ाई हुआ, महाभारत, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता कुरु वंश की राजधानी कौन सी थी। कुरु वंश की राजधानी कौन सी थी, देखिए यहाँ पे क्या है, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, उज्जैन। तभी जस्ट बताएं हस्तिनापुर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, कहता है प्राचीन भारतीय समाज में गोत्र किससे संबंधित था। गोत्र जो है वो वंश को बोला गया, किससे बोलेगा, वंश, वंश या कुल, इसे गोत्र बोला जाता है। यानी कि जो आपका प्राचीन काल से परंपराएं, यानी कि आपका जो समाज, आपका परिवार में जो भी परंपराएं चल रहा है वही वंश होता है, वही गोत्र हो जाता है, समझे कि नहीं। तो आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, वंश या कुल, वंश या कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 19 में, ब्राह्मणों के गोत्र की परंपरा किससे जुड़ी है। तो ब्राह्मणों के गोत्र की परंपरा जो है वो ऋषि मुनि से जोड़ी गई है। किससे जोड़ी गई है, ऋषि मुनि से जोड़ी गई है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋषियों से, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या, तो विवाह के संदर्भ में किस गोत्र में विवाह करना समानता निषिद्ध माना जाता था। तो यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म में यहाँ पे जो प्राचीन काल में जो था वो अपने गोत्र में जो है वो विवाह की प्रक्रिया का निषेध था। विवाह की प्रक्रिया का क्या था, निषेध, यानी माना था। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, विवाह के संदर्भ में किस गोत्र में विवाह करना समानता निषेध माना जाता था, तो अपने गोत्र। राइट आंसर आपका ये हो जाए। क्वेश्चन में आगे देखिए क्या है 21 में, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कितने वर्ण माने गए। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में 4 वर्ण थे। ये राइट आंसर आपका सी। कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये थे। ब्राह्मण पूजा पाठ और शिक्षा का प्रचार करते थे। उसके बाद क्षत्रिय जो है युद्ध या शासक बनते थे, शासन करते थे। वैश्य जो है व्यापार व्यवस्था में लगते थे, और शूद्र जो इन तीनों को सेवा करते थे। अगर सबसे अच्छा स्थिति ब्राह्मणवाद में था तो आपका ब्राह्मण का था, और सबसे खराब स्थिति आपका शूद्र का था। ये भी बात आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, तो 4 वर्णों में सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया गया था।
तो अभी जस्ट बताएंगे 4 वर्ण सबसे ऊंचा स्थान जो है वो ब्राह्मण को दिया गया था। किसको दिया गया था? ब्राह्मण को। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए तेज क्या है, क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? अभी भी जस्ट बता गए, ब्राह्मण जो है पूजा पाठ, शिक्षा का प्रचार, क्षत्रिय जो है युद्ध या शासन करते थे, वैश्य जो है वो व्यापार करते थे, व्यापार, और शूद्र जो है इन तीनों को सेवा करते थे। यहाँ पे क्या है, नौकर के रूप में शूद्र काम करते थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शासन और युद्ध। शासन और युद्ध आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या है, मतलब वैश्यों का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है? तो वैश्यों का प्रमुख कार्य था सेवा करना, यानी कि नौकर के रूप में उस सेवा करना। तो यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ क्वेश्चन में देखिए 24 क्या है, कहता वैश्यों का प्रमुख कार्य क्या माना जाता था? तो वैश्यों का प्रमुख कार्य था व्यापार या किसानी करना, व्यापार, किसान या अन्य भी चीजों में लगना, यानी व्यापारी व्यवस्था में सेवा प्रदान करना। क्वेश्चन में देखिए 24 क्या है, कहता है वैश्यों का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है, यानी वैश्य का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है? तभी जस्ट बता दें कि ब्राह्मण का जो है पूजा पाठ, शिक्षा का प्रचार, उसके बाद जो है वो क्षत्रिय का जो है वो शासक युद्ध का करना, वैश्य का जो है व्यापार या कृषि करना। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, इन व्यापार और कृषि। और शूद्र का काम था सेवा करना, यानी कि सेवा के रूप में, नौकर के रूप में। क्वेश्चन में देखिए 25 क्या है, कहता शूद्रों का प्रमुख कार्य क्या था? तो शूद्रों का प्रमुख कार्य था वो सेवा प्रदान करना, यानी नौकर के रूप में सेवा प्रदान करना। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन 26 देखिए क्या है, ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है? ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है? तो अभी जस्ट बताएं, उसका जो है धर्म अनुष्ठान करना या शिक्षा प्रचार करना, ये सब चीजें हैं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन में देखिए 27 क्या है, कहता मनुस्मृति किससे संबंधित ग्रंथ है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, खगोल विज्ञान, सामाजिक और धार्मिक नियम, चिकित्सा और स्थापत्य। यहाँ पे राइट आंसर होगा सामाजिक एवं धार्मिक नियम। और मनुस्मृति के रचनाकार जो है वो मनु है, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता मनुस्मृति की रचना लगभग कब हुई? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है क्या, ऑप्शन में कहते ईसा पूर्वी दूसरी शताब्दी से ईसवी दूसरी शताब्दी के बीच, 10वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 18वीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक के इसका रचना काल माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता है हाँ इसके पहले एक बात और समझ ली, आपको ईसवी या ईसा पूर्व में आपको दिक्कत होता है तो पहले से हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप जान के देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या है, कहता है मनुस्मृति में मुख्यतः रूप से किस प्रकार के नियमों का वर्णन मिलता है? सामाजिक नियम, समुद्री यात्रा, युद्ध तकनीक या स्थापत्य। तो यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक नियम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता सतवाहन शासकों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? यानी कि सतवाहन वंश भारत के किस दिशा में था? भारत के किस दिशा में था? सतवाहन वंश जो था वो भारत के किस दिशा में था? किस दिशा में? यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, कश्मीर में, बंगाल में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। और सतवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक। और सतवाहन वंश जो था एक ऐसा वंश था जो मध्यकाल में जो है वो बोले तो मातृसत्तात्मक था। वहां पे समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। और यहाँ का राजा जो प्रभावशाली जो राजा था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 31 में कहता है सतवाहन शासकों में प्रसिद्ध राजा कौन था? तभी जस्ट बताएं, सतवाहन शासकों में प्रभावशाली जो राजा था, प्रभावशाली यानी शक्तिशाली राजा, वो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता है गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा गौतमी बलश्री। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, 33 में कहता है सतवाहन शासकों के नामों में प्राय किसका उल्लेख मिलता है? तो माता का मिलता है। किसका? माता। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गौतमी पुत्र, यानी गौतमी पुत्र माने गौतमी का पुत्र सतकर्णी। तो माता के यहाँ पे ज्यादा करनी, सत्य करनी, यानी माता का ज्यादा यहाँ पे महत्व हुआ करता था। तो आप याद रखना, यहाँ पे कहता माता का नाम। यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कहता है गौतमी पुत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो गौतमी पुत्र शब्द का अर्थ है गौतमी का पुत्र। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, कहता है सतवाहन समाज में पितृवंशीयता के साथ किसका प्रमाण मिलता है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, मातृ नाम का प्रयोग, मातृसत्ता का, स्वतंत्र का, साम्यवाद का। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको मातृसत्ता। किसका मिल जाएगा? मातृसत्ता, इनकी माता के साथ यानी मातृसत्ता। मातृसत्ता ऐसे राइट आंसर आपका ए भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपका बी यहाँ उचित लग रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता जाति का आधार मुख्यतः किससे जुड़ा था? जाति का आधार मुख्यतः किससे जुड़ा था? सामाजिक समूह और पेशा से, केवल धन से, केवल शिक्षा से, केवल क्षेत्र से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 36 का, वो सामाजिक समूह और पेशा, यानी कि पेशा के आधार पर, पेशा के आधार पे जो है वो जाति निर्धारित किया गया, जाति निर्धारित, और यही जाति जो है वो पनपा, और आज भी जाति व्यवस्था चली आ रही है। तो ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता है वर्ण व्यवस्था में समाज को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया? तो अभी जस्ट बताएं, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आगे देखिए क्या है, अत्यंज अत्यज अत्यज शब्द का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? यानी अत्यज शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता था? उच्च वर्ग के लिए, समाज के बाहर माने जाने वाले समूह के लिए, राजाओं के लिए, व्यापारी। तो यहाँ पे क्या हो जाए, अत्यंत जो शब्द का प्रयोग होता था वो समाज के बाहर माने जाने वाले समूह के लिए होता था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आप आगे देखिए क्या है, चंडालों को प्राचीन समाज में किस स्थिति में रखा जाता था? चंडाल का सबसे स्थिति बहुत ही दुर्लभ था। क्या था? दुर्लभ। प्राचीन काल में चंडाल की सबसे स्थिति दुर्लभ था। इन्हें घरों से, इनकी बस्तियों से, इन गांवों से जो है वो बाहर रहने की अनुमति दिया जाता था, और मरे हुए वस्तुएं या अन्य चीजों को जो है ये साफ सफाई में लगते थे, और बस्ती आने से पहले जो है इन्हें कड़ा या जो अन्य प्रकार के जो है वो चीजें बताना पड़ता था, जिससे जो है गाँव के लोग जो है उससे दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, उच्च, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया उच्च, उच्च, मध्य, निम्न, अछूत, शासक वर्ग। यहाँ पे निम्न अछूत हो जाएगा, अछूत वर्ग। क्वेश्चन में देखिए आगे क्या है, कहता चंडालों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र में, राजतरंग में, मेघदूत। चंडालों को जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है यहाँ पे किसमें? मनुस्मृति। किसमें मिलता है? मनुस्मृति। तो याद रखिएगा। उसके बाद अर्थशास्त्र लेखक कौन है? आपको याद रखिएगा, कौटिल्य। कौटिल्य यानी चाणक्य। उसका राजतरंगिणी की कलहन है, ये भी आपको याद रखना। कलहन, 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 कलहन था। उसके बाद मेघदूत का जो है वो कालिदास है, कालिदास। इसके बाद और भी मेघदूत के अलावा भी है रघुवंशम, उसके बाद कुमार संभव, ये सब भी आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 41 देखिए क्या है, कहता प्राचीन भारत में दास शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? यानी प्राचीन भारत में दास, दास शब्द जो होता था वो नौकर के लिए होता था। इसके लिए नौकर, नौकर का मतलब जो सेवा देता है। क्या देता है? सेवा देता है। यहाँ पे स्वतंत्र राजा, गुलाम, बंधुआ व्यक्ति या व्यापारी, सैनिक। तो यहाँ पे क्या था? गुलाम हो जाएगा, यानी बंधुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कहता दासों की स्थिति कैसी थी? तो दासों की स्थिति पूर्ण स्वतंत्रता, स्वामी पर निर्भर। यहाँ राइट आंसर होगा स्वामी पर निर्भर, यानी कि दास बिना जो है, स्वामी के बिना जो है वो कोई कार्य नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा? स्वामी पर निर्भर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, कहता है महाभारत में कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? यानी महाभारत में कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? कर्ण को जो है वो सूर्य पुत्र बोला जाता है। कर्ण की माता कुंती थी। कौन थे? कुंती। लेकिन सूर्य के वरदान से जो है कुंती जो है कर्ण को जन्म देती है, तो इसलिए इसे सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका लालन पालन किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए इसका जो है धृतराष्ट्र ने, अधिरथ और राधा ने, भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने। तो यहाँ पे राष्ट्र आंसर होगा बी, यानी अधिरथ और राधा ने। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता है कर्ण को प्रारंभ में किस सामाजिक स्थिति को का माना गया? यानी कर्ण को प्रारंभ में जो है वो किस सामाजिक स्थिति को माना गया, यानी कि उसका समाज कैसा था? क्योंकि कर्ण को जो है कुंती जो है वो बचपन में त्याग दिए थे, तो ऐसे में जो है उनका लालन पोषण जो है एक बोले तो अधिरथ और राधा ने किए। तो यहाँ पे जो है वो रथ चलाते थे। क्या चलाते थे? रथ। यानी राजा का जो रथ होता है वो रथ चलाने का कार्य करते थे, इसलिए उसके सूत पुत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सूत पुत्र। तो यहाँ पे याद रखना राइट आंसर पर सूत पुत्र हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे रथ चलाने वाले लोगों के बोले तो रहने वाले जो व्यक्ति होता है उसे सूत बोला जाता है।
तो सुत पुत्र आपके हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कर्ण का वास्तविक पिता कौन था, यानी कर्ण का वास्तविक पिता कौन था, तो आपका क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। अभी जस्ट बता के हम गए कि सूर्य के वरदान से जो है कर्ण का जन्म जो कुंती दी, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कहता कर्ण की माता कौन थी, कर्ण की माता कौन थी, तो यहाँ पे राइट आंसर कुंती हो जाएगा, यानी कि बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, कहता प्राचीन भारत में विवाह के नियमों का वर्णन मुख्यतः किसमें मिलता है, यानी प्राचीन ग्रंथों में विवाह के नियमों का वर्णन जो है मुख्यतः किस ग्रंथ में मिलता है। तो पहले आप समझिए, प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह था। 4 विवाह जो था, 4 विवाह वो मान विवाह था। क्या विवाह था, 4 विवाह जो था, 8 विवाह कुल था, उसमें 4 विवाह जो मान विवाह था और 4 अमान, यानी कि गलत था। समझिए कि नहीं, तो आपको याद रखना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र, जातक कथाओं, संगम साहित्य, शिलालेख। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहता धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के बाद स्त्री को किस परिवार का हिस्सा माना जाता है, तो मायके का, पति के परिवार का, पड़ोसी परिवार का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पति के परिवार का हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, कहते इतिहासकार प्राचीन की, कहते इतिहासकार, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए 49 क्या कहता है, कहता है इतिहासकार प्राचीन समाज के अध्ययन के लिए किन स्रोतों का उपयोग करते हैं, यानी कि स्रोत माने जानकारी, जहां से प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे और किसका प्रयोग करते हैं उसको इतिहास को जानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए केवल महाभारत का, केवल पुरातात्विक स्रोत का, साहित्य का, पुरातात्विक दोनों स्रोत का, केवल विदेशी यात्रियों का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साहित्यक। पहले समझिए, साहित्यक स्रोत वैसा स्रोत जो होता है जो लिखा हुआ होता है, कहीं ना कहीं उसमें लिखा हुआ है एक ग्रंथ के रूप में। पुरातात्विक जो होता है वो किसी वस्तु का अनुमान लगा के किया जाता है, किसी वस्तु को अनुमान लगा के किया जाता है, तो उस पुरातात्विक स्रोत होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साहित्य और पुरातात्विक दोनों हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बोला गया है, समझिएगा, कहता है रक्त संबंध जाति तथा वर्ग अध्याय का मुख्य विषय क्या है, यानी कि रक्त संबंध जाति तथा वर्ग का अध्याय का मुख्य विषय क्या है। तो यहाँ पे देखिए केवल युद्ध, प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक संबंध और संरचना, केवल कृषि, केवल व्यापार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक संबंध और संरचना, उसका रूप रेखा और उसका संरचना, उसका क्या व्यवस्थाएं था, इसके बारे में जो है इस चैप्टर में जानकारी दिया गया है। तो 50 क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया। 50 क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया। और ये क्वेश्चन अपने आप में क्या था, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इनकी VVI क्वेश्चन था। इतना क्वेश्चन कर लेने से एक भी सवाल जो है इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। बाकी जो है आप कॉपी में लिखने का भी इसे प्रयास कीजिएगा। बाकी अगर 12th क्लास की तैयारी आप जो है अच्छे ढंग से यानी सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप जी अकेडमी को जो सब्सक्राइब करके रखिएगा जरूर। और बाकी जो है वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बाद भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज का सेवा यही था, धन्यवाद।